नया लक्ष्य, बीते वर्षों में हमने क्या किया है, इसकी चर्चा हम लोग हमेशा से करते रहे हैं पिछले 18-20 सालों में। और इस बार भी जनवरी का महीना बीता जा रहा था तो डायरी नहीं छपाई थी, इसलिए हम थोड़ा लेट कर रहे थे। पहले तो छपी छपाई डायरी मिल जाती थी जनसंपर्क से। इस बार जब पता किया तो मालूम पड़ा कि अब डायरी ई डायरी कर दिया है, अब डायरी छपाना ही बंद हो गया है प्रेस से। तो फिर हमने कहा कि डायरी छपाया जाए, उसमें वो सारी जानकारियाँ डाल दी जाए जो पत्रकार बंधुओं के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हमेशा सभी का ये रहता था कि इसमें वो सारी जानकारियाँ रहती, नए मंत्री कौन हैं, उनके नंबर क्या है, अधिकारी कौन है, उनका पता क्या है। तो इसके कारण थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम लोग आज गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के दूसरे दिन नए साल के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने ये देखा है कि रीवा में विकास को लेके एक नई उत्साह न सिर्फ आम नागरिक में है बल्कि पत्रकार बंधुओं में भी है। मुझसे वो प्रश्न जरूर करते हैं आप लोग, ये गड़बड़ है, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि ये हो गया है, यह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब कि भरोसा है पत्रकारिता जगत में भी कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो सकता है। एक सजग प्रहरी की भूमिका हमेशा से आप लोग निभाते रहे हैं, और इसलिए जब भी मेरे खिलाफ़ भी कोई अखबार में छपा तो मैंने उसको कभी नेगेटिव अंदाज में नहीं लिया। आपने यदि कोई नेगेटिव चीज़ छापी तो हमने तत्काल कलेक्टर को, तत्काल एसपी को, और भोपाल में भी यदि कोई अधिकारी संबंधित विभाग का है तो उसको हमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया। फ़ोटो खींचा अपने हाथ से सवेरे सवेरे आपके अखबार का, और उनको फॉरवर्ड करते हैं और उसमें और बढ़ा के देखिए कितना गड़बड़ हो रहा है। तो स्वाभाविक के सामने कहेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं है, तो हमें कहा नहीं, लेकिन यदि छपा है, यदि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगी होगी। इसको भी ठीक कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अभी नीचे वालों को थोड़ा इसी मुद्दे पर टाइट करिए। और ये करते करते और काफ़ी सुशासन की स्थापना हुई है, विकास हुआ है। मैंने एक पुस्तिका दी है आपको और एक फ़ोल्डर दिया है। पुस्तिका में पिछले 19-20 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, उद्यानिकी, प्राकृतिक खेती, शिशु मातृ दर और मातृ मृत्यु दर, ये सभी जो ऐसे पैरामीटर्स है जिसके आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि कौन सा ज़िला कितना आगे बढ़ा है और कितना आदर्श ज़िला बना है। कितने हमारे प्राइमरी स्कूल थे, अब कितने हो गए, कितने मिडिल स्कूल थे, अब कितने हो गए, कितने हाई स्कूल, कितने हायर सेकेंडरी पहले थे, अब कितने हो गए। ये सारे उसमें हमने एक कोशिश की है। मोटे में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में भी लिखा है, उसमें कुछ फिगर इन्होंने गलत किया था, तो आज सुबह ही मैंने उसको ठीक भी करा दिया कि सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हमारे रीवा में 2003 के पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, आज 26 है और हम 100 करना चाहते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के परफॉर्मेंस का का असर ये रहा है कि NABH एक्रेडिटेशन मध्य प्रदेश के पहले सुपर स्पेशलिटी और सरकारी अस्पताल किसी को मिला तो हमारे रीवा को मिला है। ये सतत मॉनिटरिंग कि यदि पैरामेडिकल स्टाफ भी सोच रहा है कि ये ठीक हो जाए तो उससे भी बात की गई। डॉक्टर्स सोच रहे हैं कि ये भी हो जाए तो और अच्छा हम करेंगे, तो उनसे भी बात की गई और उन चीज़ों को समय रहते सुधारा गया, जिसके कारण NABH का एक्रेडिटेशन सिर्फ रीवा के सुपर स्पेशलिटी को मिला। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट किया, उस दिन बधाई दी है। जिला अस्पताल तो पहले 2003 के पहले था ही नहीं, आप सब जानते हैं। न सिर्फ हमारे यहाँ जिला अस्पताल खुला, 50 से 100 हुआ, अब 200 हो गया, बल्कि पैरामीटर्स में जब मूल्यांकन हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में नंबर 1 का स्थान हमारे रीवा जिला अस्पताल को मिला। 95% ग्रेडिंग के साथ वो नंबर 1 स्थान पे हमारा जिला अस्पताल पहुंचा। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में जब 2003 में मैं विधायक बना था तो हमेशा आप लोग भी इस बात को कहते थे कि यहाँ ना CT मशीन है, ना MRI मशीन है। कोबाल्ट यूनिट की एक मशीन पड़ी है लेकिन चलती नहीं है, 4 साल से वो जंग खा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जितने पद हैं उससे आधे हैं।
एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रमोशन के पद है वो भी इसीलिए भरे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो रही है। नर्सेस के जितने स्वीकृत पद हैं उसके आधे भरे हुए हैं। कैसे हम अच्छी सर्विसेज की उम्मीद कर सकते हैं? डॉक्टर कितना भी अच्छा है, यदि उसके पास हैंड्स नहीं होंगे, नर्स नहीं होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, मशीनें नहीं होंगी, तो वो इलाज कैसे करेगा? और उसका परिणाम ये देखते थे हम लोग 2003 के पहले कि किसी को सिर में चोट लग जाती थी, डॉक्टर है हमारे पास, लेकिन इलाज इसलिए नहीं कर पाता था कि मशीनें नहीं होती थी, तो कोई इलाहाबाद लेके भागता था, कोई जबलपुर लेके भागता था, रास्ते में मृत्यु हो जाती थी। तो पहला CT MRI मशीन PPP मोड में यदि कहीं शुरू हुआ तो हमारे रीवा में शुरू हुआ, और बाद में वही अडॉप्ट किया गया मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में, और PPP मोड पे अब जिला अस्पताल में भी CT मशीन लग गई है। तो इसलिए इन सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। औद्योगिक क्षेत्र हमारा कितना था, कितना बढ़ गया, उसमें लिखा हुआ है। सूक्ष्म उद्योग कितने थे, कितने हो गए, लघु उद्योग कितने थे, कितने हो गए, मध्यम उद्योग कितने थे, कितने हो गए, वृहद उद्योग कितने थे और कितने हो गए। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं। मुकाम पे पहुँचना है अभी। मुकाम तो ये है कि एक दिन इन्वेस्टर समिट जो इंदौर में होता है वो रीवा में होने लगे। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैंने कहा कि लोगों को टटोलता था मैं, तो वहाँ पे अब चूँकि उद्योग मंत्री था तो देश भर के, दुनिया भर के जो लोग आते थे तो उनके साथ जब टी ब्रेक होता था तो मैं रीवा की बात करता था कि रीवा बहुत बढ़िया लोकेशन है, उत्तर भारत का और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, ज़मीन की कमी नहीं है, बाढ़ सागर बन गया है तो पानी की कमी नहीं है। रीवा आइए आप लोग, रीवा में आपको बहुत पूरा मार्केट मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का और उत्तर भारत का, जो बहुत बड़ा मार्केट है। जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश है। तो फिर वो लोग कहते थे कि ये एयरपोर्ट है क्या वहाँ पे, तो मुझे निरुत्तर हो जाता था। मैं कहता था कि ये इसका मतलब कि इन्वेस्टर समिट के लिए और औद्योगिक क्रांति के लिए, पर्यटन की क्रांति के लिए मैंने वो फोल्डर दिया है जिसमें पर्यटन की संभावनाएं उसमें दी हुई हैं। अपार संभावनाएं भरी हुई है पर्यटन की हमारे यहाँ। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री की बात हम उस समय तक नहीं कह सकते थे, पर्यटन की बात हम उस समय तक नहीं कह सकते थे जब तक हमारा रीवा में आने जाने के लिए अच्छी शानदार सड़कें ना हो। आज 4 लेन की सड़कों से हम बनारस से जुड़ गए, इलाहाबाद से जुड़ गए, जबलपुर से जुड़ गए, झांसी से जुड़ गए, शानदार सड़कें। और बड़े बड़े होटल्स भी, यदि छोटे छोटे होटल बने हैं तो बड़े होटल भी बन रहे हैं। रेडिसन हो रहा है, सायाजी आ गया है, हमारे और भी बहुत सारे रीवा के ही नागरिकों ने बड़े बड़े होटल बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए अब हम रीवा की मार्केटिंग करने की पोजीशन में आ गए हैं। अब रीवा में आकर्षित करने के लिए हमारे पास यदि वाटरफॉल्स हैं, हमारे पास यदि भैरवनाथ जी का बहुत भव्य प्रतिमा है जो कहीं नहीं है, हमारे यहाँ यदि मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी है, यदि हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं जो रीवा में लोग उतरे, रीवा में रुके और फिर वो बांधवगढ़ भी जा सकते हैं, संजय गांधी टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं, पन्ना तक जा सकते हैं। अब हमें टूरिज़्म की क्रांति और औद्योगिक क्रांति लाने के लिए अब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हवाई अड्डे को छोड़ के बन गया है। और हवाई अड्डा भी 206 करोड़ रुपए परसों शासन के से कलेक्टर के खाते में आ गया है। 308 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को हम दे रहे हैं। आज हम उनका एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, लीज एग्रीमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी का और कलेक्टर का। जिस एजेंसी को काम मिला है उसने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। एविएशन की जो फाल्कन की कंपनी है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया चालू हो गई और अगस्त तक में यहाँ पर पहले चरण में 19 सीटर प्लेन और फिर 4 महीने बाद 72 सीटर प्लेन यहाँ से उड़ने लगे। इसकी तैयारी पूरी हो गई। प्रयागराज की तरह सिलपरा से बेला जो रिंग रोड बनाई जा रही है उससे 500 मीटर की अप्रोच रोड बनेगी, जो वो टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बनेगी जो आजकल आधुनिक बनती है। तो सीधी से और सिंगरौली से और शहडोल से और मैहर से और सतना से आने वाले लोग हवाई अड्डा पकड़ने के लिए, हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए जब आएंगे तो ये सुविधा अभी भोपाल में और प्रयागराज में नहीं है। भोपाल 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं हम जमुना पुल और फिर 1 घंटे में हम पहुंच पाते हैं वहां से हवाई अड्डा। लेकिन यहाँ पर रीवा के हवाई अड्डा में आने के लिए लोग रीवा शहर नहीं आएंगे, रिंग रोड से सीधे वो बेला से सिलपरा रिंग रोड को पकड़ेंगे और वहाँ से अप्रोच रोड से सीधे हवाई अड्डा के टर्मिनल में पहुँच जाएंगे। तो
उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग योजना बना रहे हैं कि भविष्य में लोगों को आसानी से इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। जो एविएशन डिपार्टमेंट को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट आने वाले 4-5 वर्षों में रीवा हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि सीमेंट हब है, ये पावर हब है। सिंगरौली की रोड जिस दिन बन जाएगी, तो आज रीवा से कल हम बहरी गए थे तो पता ही चला बहरी चले गए और बहरी से आगे सुरंग होते हुए सिंगरौली तक रोड बन जाएगी। तो वहाँ पे एनटीपीसी है, वहाँ पर एनसीएल है, वहाँ पर हिंडाल्को है, वहाँ पर एसआर है, वहाँ पर बिरला है। इतने ऑथराइज्ड फ्लायर हैं कि वो 5 घंटे में पहुँचते हैं बनारस, 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे रीवा। तो यहाँ पर से हवाई जहाज़ लेना वो पसंद करेंगे। तो सबसे बिजी एयरपोर्टों में 4-5 वर्षों के अंदर आप देखिएगा, हवाई अड्डा बनने तो दीजिए। रेलवे स्टेशन जब बना था तो 15-20 साल तक तो एक ही ट्रेन चली ना, लेकिन आज 12 ट्रेनें चल रही हैं। तो पहला हवाई जहाज़ रीवा से हम भोपाल उड़ाएंगे और उसके बाद तो फिर लाइन लग जाएगी कि देश के हर कोने में रीवा से लोग जा सकेंगे, उससे बाहर के लोग रीवा आ भी सकेंगे। और पर्यटन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में और कई चीज़ों में ये कमी भी दूर रीवा की होना चाहिए। रीवा का अधिकार है। सीमेंट हमारे यहाँ बनती है, बिजली हमारे यहाँ बनती है, वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ है, वाटरफॉल्स हमारे यहाँ है। दूसरे जगह का विकास और हमारे यहाँ करना हो, ये तो सौतेला व्यवहार, अन्याय है। उस अन्याय को दूर करने के लिए हमेशा से इस बात को उठाया गया। मुख्यमंत्री संवेदनशील रहे, उन्होंने सहयोग किया हर जगह, और जिसके कारण आज हम इस स्थिति पे पहुँचे हैं। बाढ़ सागर की सिंचाई की नहर ने तो क्रांति ला दी है। 3 लाख एकड़ में अभी पानी पहुँचाया है। लोग कहने लगे रीवा के बाज़ारों का रौनक बदल गई है। रौनक इससे बदली कि खरीदी बिक्री बढ़ गई है। खरीदी बिक्री क्यों बढ़ी? क्योंकि खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, परचेजिंग कैपेसिटी। किसानों के जेब में पैसा आया तो उन्होंने रीवा में प्लॉट लेना शुरू कर दिया, तो कॉलोनाइजर ने कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, मॉल बनने लगे, व्यापारियों की खरीदी बिक्री बढ़ी। तो उन्होंने कहा कि अब ये खटकहाई में दुकान से अच्छा है कि एक शिल्पी प्लाजा में ले लो, एक समदड़िया गोड में ले लो, तो एक यहाँ ले लो। तो वो दुकानों का व्यापार, उनका व्यापार बढ़ने लगा। और जब व्यापार बढ़ता है तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। एक दिन मैंने सुमित बाज़ार करके समदड़िया गोल्ड में एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन किया और उसमें 100 लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा ये बच्चे इतने सारे यहाँ काम करेंगे कहीं ना, कितने? हमने कहा 100 लोग बताया। मैंने कहा ये कहाँ के हैं? क्योंकि सब पैंट शर्ट टाई पहने आजकल के। तो हमारे आपके बच्चे अब स्मार्ट हो गए, नई जनरेशन। 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। हमारा ये जो MPT का होटल हमने खोला था, उसके साथ ही फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी खोला था, जिसमें होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे ट्रेनिंग दी जाती है। 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग, और वो सर्टिफिकेट लेके वो होटल खोलने वाले उनको अपने यहाँ हाउस कीपिंग में, रूम सर्विस में, रिसेप्शन में, शेफ़ में, कुकिंग में नौकरी देने लगे हैं। हम लोगों को कभी ये भूलता नहीं है कि एक ज़माना ऐसा था रीवा में, बाढ़ सागर न बनने से 20-20 एकड़, 25-25 एकड़ का किसान भी बहुत गरीब था, क्योंकि उत्पादन उतना होता नहीं था। उनके बच्चों के 4-4-5 हज़ार की नौकरी के लिए बेचारे भूटान भी भेजने के लिए मजबूर हो जाते थे। नागपुर में तो लोग कहते थे कि नागपुर के सभी होटलों में, कहने में बुरा लगता है लेकिन बहुत छोटी छोटी होटल में छोटी छोटी नौकरी करने वाले सबसे बड़ी संख्या हमारे इलाके की थी। ये मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आज उसे बड़ी बड़ी नौकरियाँ उनको रीवा में मिल रही हैं, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है, होटल बढ़ रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था पिछले 6 महीनों में 46 रेस्टोरेंट खुले हैं रीवा में नए। यदि स्कोप नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो क्यों लोग ऐसा करेंगे? तो आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, ये सिंचाई का कमाल है। और अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है। अभी आगे का लक्ष्य मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत ही का अधूरा काम का टेंडर कल फाइनल हो गया है। अब उसका काम शुरू होगा तो 6 लाख में हो जाएगा। और मऊगंज और इलाके जो छूट गए थे उसको जब हम कवर कर लेंगे तो 9 लाख एकड़ हो जाएगा। इरिगेटेड लैंड, एग्रीकल्चर योग्य ज़मीन हमारे यहाँ टोटल इतनी है 9.5-10 लाख। यदि आप जंगल, रीवा के जंगल को हटा दें और 16 प्लांट के एरिया को हटा दें तो 10 ही लाख होता है। तो 10 लाख एकड़ में अब 1-1 इंच ज़मीन में पानी पहुँचाने की योजना जिस दिन हो जाएगी तो 3 लाख एकड़ का असर तो ये दिख रहा है।
जिस दिन 10 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा। क्या देश का कोई भी ज़िला और हवाई अड्डा भी बन जाए और शानदार सड़कें भी बन जाएँ, फ्लाईओवर, रिंग रोड, बाईपास, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग टूट पड़ते हैं। एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो सरकारी बना, लेकिन 3-3 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गए हैं और 3-3 बन रहे हैं। निवेश कर रहे हैं, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब रीवा के लोग। और दूसरा आयुष्मान कार्ड, सुपर स्पेशलिटी में 2000 एंजियोग्राफी हुई, 1800 एंजियोप्लास्टी हुई और उसमें से 1600 गरीबों का हुआ आयुष्मान कार्ड वाला। तो ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वरदान साबित हुआ है गरीबों के लिए, क्योंकि इसमें उन लोगों ने अपना एंजियोप्लास्टी कराया जो जांच भी नहीं करा सकते थे। और नागपुर और दिल्ली और मुंबई जाके एंजियोप्लास्टी कराना तो बहुत दूर की बात थी। अचानक किसी दिन हार्ट अटैक आ जाता और इस दुनिया से चले जाते। लेकिन वो लोग आयुष्मान कार्ड लेके गए और उनका 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए के इलाज वाला एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन हमारे डॉक्टर्स ने किया। बहुत अच्छे डॉक्टर्स, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सुपर स्पेशलिटी में 100 डॉक्टरों में से अभी हमको 22 मिले हैं। लेकिन वो 22 ऐसा काम कर रहे हैं कि हर महीने समीक्षा के दौरान ये बात आई कि साहब इसके बेड बढ़ा दीजिए, ये 240 बेड है, इसको 400 बेड कर दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं, जबकि आमतौर पे हम देखते हैं कि सरकारी काम करने वाले सोचते हैं काम बढ़ ना जाए कि फिर और काम करना पड़े, और वो कह रहे हैं कि तो हमने कहा ठीक है, ये सुपर स्पेशलिटी के पीछे जो रोड है ग्राउंड फ्लोर में नहीं बनाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मंजिल में हम बना देते हैं और सारे वार्डों को एक्सटेंड कर देते हैं, 20 से दरवाज़ा देके और उसको बढ़ा देते हैं। तो आईसीयू में जहाँ 15 बेड है वहाँ 30 हो जाएंगे, जनरल वार्ड में जहाँ 30 है वहाँ 60 हो जाएंगे। तो उसका डीपीआर बना के हम तैयार कर रहे हैं। और उसके पीछे जो आपको ध्यान होगा पीडब्ल्यूडी का दफ्तर था, वहाँ पर 50 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हैं, डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए क्वार्टर बना रहे हैं, 3 BHK 4 BHK, जिससे कि वहीं पे वो रहें और वहीं से उतर के अपना आए। और वहीं पे हम सुपर स्पेशलिटी को अब 400 बेड का करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि साहब इतने पेशेंट आ रहे हैं कि अब हमको जगह नहीं मिलती है, हमारे सारे बेड भरे हैं और किसी को लाना होता है तो हमारी इच्छा नहीं करती कि उसको बोलें कि जबलपुर जाओ। तो इस प्रकार से निरंतर विकास की दिशा में हमारा रीवा आगे बढ़ रहा है। और सिंचाई के माध्यम से और पर्यटन के माध्यम से और औद्योगिक निवेश के माध्यम से अब रीवा दमदारी के साथ लोगों को आकर्षित कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले हम बुलाते तो क्या बुलाते, सिरमौर चौराहे में गड्ढे, अस्पताल चौराहे में गड्ढे, 2 लेन की सड़कें, बाईपास का पता नहीं। कौन आता हमारे शहर में निवेश करने के लिए, गरीबी, कौन आता हमारे यहाँ। लेकिन आज हम डंके की चोट पे कहते हैं, सिर्फ एक ही बात तो कहते थे पहले, हम सफ़ेद शहरों की धरती है, लेकिन सफ़ेद शहर भी नहीं था तो लोग कहते थे कहाँ है सफ़ेद शहर, तो क्या बोलते। तो हम लोग बड़े दबे हिसाब से अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब हम हर फोरम पे मजबूती के साथ रीवा की ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट बुला के और अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन करके कर रहे हैं, वैसे अब बराबरी के साथ रीवा की भी ब्रांडिंग हमें करना है और कर रहे हैं, जिससे कि इस विकास की दौड़ में मध्य प्रदेश में सबसे समृद्धशाली और विकसित जिले के रूप में रीवा स्थापित हो। मैंने वो पुस्तिका दी है, उसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, आंकड़े।